हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। और ये सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्प्रिंग जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसका मोशन जो वो करती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसके टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा। यानी आज के वीडियो में हम एक वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग के मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। और आइए बिना डिले किए हुए हम आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम वर्टिकल स्प्रिंग को स्टडी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो समझने के लिए इसके पहले जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है स्प्रिंग के केस में, उस वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर कोई और आपको हेल्प चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा, और जो वीडियोस अवेलेबल है इस चैनल पर आप वहां पे जाकर के अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से कम समय में हम सीख लेते हैं आज का ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स आप डायग्राम देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है और डायग्राम में आप देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का केस तो आप कर ही चुके हैं मेरे साथ। ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग आपको दिखाई पड़ रही है। अब इस स्प्रिंग के केस को हमें कैसे स्टडी करना है, हम इस पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्रिंग का केस आपने देखा था उसमें कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो सब हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। जी हाँ, वो रेस्टोरिंग फोर्स, वो हुक्स लॉ जो हम लोगों ने वहां पढ़ा है, वो सब चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए। और फिर हम यहाँ चलते हैं आज स्प्रिंग के केस में। वर्टिकल डायरेक्शन में आपने स्प्रिंग ले रखी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास स्प्रिंग है। हमने क्या किया कि ये स्प्रिंग हमने लिया, ठीक है, ओके, सिंपल स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग हम इसे भी मान रहे हैं, एक आइडियल केस हम ये मान रहे हैं, स्प्रिंग का कोई भी मास नहीं है। अब ये स्प्रिंग देखिए यहां तक है ना। अब इसी स्प्रिंग में अगर हम इसके नीचे वाले पार्ट पर एक ब्लॉक लटका देते हैं जिसका मास है m, यानी m मास का हमने एक ब्लॉक इस पे लगाया, तो फ्रेंड्स जैसे ही ब्लॉक लगाएंगे इस ब्लॉक का वेट यानी mg नीचे की तरफ लगेगा। तो mg वेट जो नीचे लगेगा वो इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारी स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। यानी अब यही स्प्रिंग हमारी खींच करके थोड़ा सा और नीचे पहुंच जाएगी अपनी लंबाई से। ओके, मान लीजिए ये इसकी लंबाई बढ़ गई, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि ये इसकी लंबाई बढ़ गई, पहले इस लाइन तक था, है ना, अभी ये कहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ तक पहुंच गया। तो ये इसकी बढ़ी हुई लंबाई हो गई। मान लीजिए इस लेंथ को हम कहते हैं कि L लंबाई इसकी बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी थी? ये जो m मास का हमने ब्लॉक लटकाया था, इसका डाउनवर्ड वेट mg था, इसने स्प्रिंग को खींचा और इसकी लंबाई L बढ़ गई। अच्छा, आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपने सिर्फ लटका के छोड़ दिया था ब्लॉक को, स्प्रिंग अपने आप थोड़ी सी लंबाई में बढ़ी और वहां पे जाकर रुक गई। तो रुकने का क्या मतलब हुआ? अब ये इक्विलिब्रियम में आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे फोर्स बैलेंस हो गए, नेट फोर्स हो गया है 0। तो फ्रेंड्स अभी पिछले वीडियो में ही जहां हॉरिजॉन्टल मोशन स्प्रिंग का आपने देखा था, वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी फोर्स आप स्प्रिंग पे लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में लंबाई बढ़ रही है उससे अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। और हुक्स लॉ से रेस्टोरिंग फोर्स हम लोगों ने क्या देखा था? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। x क्या था? इंक्रीमेंट इन लेंथ, लंबाई में इसकी वृद्धि थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? L, है ना। तो यहाँ पे जब L इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में, तो इसका मतलब क्या हुआ? mg फोर्स ने इसको नीचे की तरफ खींचा तो लंबाई बढ़ गई इसकी L, लेंथ बढ़ गई L। L लेंथ बढ़ने से इस पे इधर फोर्स लगा था mg, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर लेंथ बढ़ी थी तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा
और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KL। ये हुक्स लॉ से आ रहा है, ये फोर्स इस पर लगेगा। ठीक है, अब इस रेस्टोरिंग फोर्स F और mg इन दोनों के प्रेजेंट होते हुए ब्लॉक रेस्ट पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को प्लस करने पर नेट फोर्स होना चाहिए 0, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे हुआ, है ना। तो यहां क्या कंडीशन आनी चाहिए, F प्लस mg इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन F इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ KL। अगर ये वैल्यू है ना इक्वेशन 1 की, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें। अब सुनते जाइएगा ध्यान से, जो लाइन हम बोल रहे हैं अगर आप लिखेंगे, इसको प्रूव करेंगे, तो जो आप सुन रहे हैं इसको एज सच आपको लिखना भी है कि हुक्स लॉ से आपको मिल रहा है इक्वेशन 1। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में आपका ब्लॉक आ गया है, इसलिए आपको मिलेगा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, एक नंबर 2 समीकरण में नंबर 1 समीकरण की वैल्यू रख दें, तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ KL प्लस mg इज इक्वल टू 0। यानी यहां से हमें क्या मिल जाएगा, mg इज इक्वल टू KL। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। क्या हुआ है आप समझ गए, पहला हुक्स लॉ से आया और दूसरा क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स और जो ब्लॉक का वेट है उन दोनों की वजह से ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया है, दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो गए हैं। तो ये नंबर 2 रिलेशन हमें मिला और उसी से हमें मिल गया mg इज इक्वल टू KL। ठीक है, अब ये कंडीशन तो हमने यहां पर प्रूव कर ली। अब इसी से एक स्टेप अगर हम आगे और चलें, यानी कि अब इस पोजीशन पर हमारा ब्लॉक रखा हुआ है ना, L लंबाई इसकी बढ़ी हुई है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल केस में हमने किया था, यहीं से हम इसको धीरे से पकड़े और नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचे, है ना। मान लीजिए जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन से हम इसको यहां तक खींच करके लाते हैं, इस ब्लॉक को हम यहां कहीं तक खींच के लाएं, यानी यहां से यहां तक इसको हम लेकर के गए। मान लीजिए ये हमने जो खींचा वो कितनी लेंथ तक इसको खींचा, y लेंथ तक हमने इसको खींचा। ठीक है, तो स्प्रिंग की टोटल अब कितनी लेंथ बढ़ चुकी है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वहां से अब इसकी लेंथ टोटल हो चुकी बढ़ करके y प्लस L इंक्रीमेंट हो गया है, यानी जो लंबाई बढ़ी है वो y प्लस L बढ़ चुकी है। ठीक है, अब यहां तक खींच करके जब हम इसको छोड़ते हैं, हमने खींचा और छोड़ दिया, तो जब आप इसको खींच के, कहां से खींचा था, हमने यहां से खींचा था, ये इसकी इक्विलिब्रियम थी, क्योंकि यहां पे ये बैलेंस हो रहा था आकर के, है ना, अपने आप बैलेंस था, हमने कुछ नहीं कर रखा था, छोड़ रखा था, पर ये बैलेंस पर था, तो ये इसकी बैलेंस कंडीशन थी। ठीक, लेकिन यहां से खींचा, कहां तक लाए, यहां तक लाए और इसको छोड़ा, तो जैसे हम छोड़ेंगे तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ये दौड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ी तो रेस्टोरिंग फोर्स लंबाई बढ़ने से अपोजिट लगेगा, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल केस में था, यहां पे ये रेस्ट पे था, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगा, उस रेस्टोरिंग फोर्स से इसमें एक्सीलरेशन आया, त्वरण आया, एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, तो ये बढ़ती हुई वेलोसिटी से इधर तक ऊपर की तरफ चला जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, ऊपर आते आते यहां पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे रेस्ट कर रहा था, है ना। तो जब इस पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद भी ये रुका नहीं। क्यों नहीं रुका, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जो उसमें जड़त्व का गुण है, यानी वो मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसी मोशन में रहना चाहेगा, वो उतनी ही मोशन पे रहना चाहेगा, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पे रुका नहीं बल्कि ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। अब ऊपर चलेगा तो स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग दबेगी तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में फिर से रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे जाकर के सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और आपका ये ब्लॉक ऊपर जाना बंद कर देगा। जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना बंद कर देगा, वहां पर इस पर रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो चुका होगा, तो वहां से स्प्रिंग वापस चलेगी ब्लॉक को लेकर के फिर से इस इक्विलिब्रियम की तरफ, लेकिन फिर ये इस इक्विलिब्रियम पे आकर के रुकेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि फिर से इसमें इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये अपने फिर मोशन में रहने की ही कोशिश करेगा, यानी फिर ये और आगे की तरफ जाएगा और इस तरह से इसमें कंटिन्यूअस मोशन होता रहेगा। ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर और नीचे मोशन करता रहेगा। आप चाहे तो लिखने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन को कोई नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी या ओ, जो भी आप नाम चाहें इसको दे दीजिए और आप बताएंगे कि ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन या ए इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर और नीचे ये लगातार मोशन करता रह रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, और ये मोशन कैसा है आपको दिख रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। अब हम यहां भी प्रूव करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तभी हम आगे टाइम पीरियड पर चलेंगे, है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है। आपने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको यहां तक y डिस्टेंस तक हमने इसको खींच करके रखा है। यहां तक जब खींच के हमने पकड़ रखा है तो इस पे, इस पोजीशन पे रहते हुए रेस्टोरिंग फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स, अभी ऊपर F तो हम ले चुके हैं, यहां मान लीजिए हम कह देते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है F डैश। तो रेस्टोरिंग फोर्स F डैश कितना होगा, माइनस ऑफ K टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग पे डिपेंड करता, फिक्स होगा, K टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां डिस्प्लेसमेंट मतलब इक्विलिब्रियम से अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात यहां नहीं करेंगे। जो हुक्स लॉ है वो स्प्रिंग की लंबाई में कितना वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, उस पर डिपेंड करता है हुक्स लॉ। तो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ तो यहां तक थी और यहां तक आने पर स्प्रिंग की लेंथ में इतनी इंक्रीमेंट हुई है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पोजीशन पर जहां तक हम इसको खींच करके लाए हैं, आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसको हम कहते हैं पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। तो लिखते समय आप लिख सकते हैं कि पोजीशन सी पर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेस्टोरिंग फोर्स फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट में, वो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स है ना, नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, इज इक्वल टू माइनस के, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, y प्लस एल। ठीक है, इतना रेस्टोरिंग फोर्स था हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड वेट mg भी तो है। जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल थी वहां पे डाउनवर्ड वेट से हमें मतलब नहीं था, है ना। यहाँ हमें डाउनवर्ड वेट से मतलब है। क्यों मतलब नहीं था, आइए हम वो भी बता देते हैं कि हॉरिजॉन्टल केस में देखिए हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे हमारी स्प्रिंग थी और इस स्प्रिंग पे हमने ब्लॉक को ऐसे लगाया था। अब अगर हम mg ले भी तो इसका वेट इधर की तरफ लगेगा, है ना, जबकि डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जो भी इस डायरेक्शन में होगी उससे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर फोर्स का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। इसलिए हमने यहाँ इस वेट को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन जब हम वर्टिकल केस में देख रहे हैं तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में mg है ना, तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो mg का इफेक्ट आएगा। mg 90 डिग्री पे है अगर डिस्प्लेसमेंट से, तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस केस में हमारा रेस्टोरिंग फोर्स तो हमने देखा कि इतना लग रहा है ना, किस पोजीशन पर, सी पोजीशन पर। लेकिन इस केस में mg भी है, तो टोटल फोर्स सी पोजीशन पर जब आपका ब्लॉक है तो सी पोजीशन पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F डबल डैश इज इक्वल टू F डैश प्लस mg, है ना। अब इसको जरा हम फिर से ओपन कर लें तो हम नेक्स्ट पेज को यूज कर लें, क्योंकि आपने लिख तो लिया ही होगा अपने पास ये सारी चीजें। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला F डबल डैश इज इक्वल टू, है ना, F डबल डैश, ये जो टोटल फोर्स हमने निकाला, F डबल डैश इज इक्वल टू F डैश प्लस mg। ठीक है, और फिर हम F डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज F डैश प्लस mg। और F डैश हम लोगों ने क्या निकाला, F डैश इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स y प्लस एल। ठीक है, तो ये वैल्यू F डैश की हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो F डबल डैश हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के y प्लस एल प्लस mg। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया और इसको अब हम ओपन कर दें तो क्या आएगा, माइनस ऑफ के वाई माइनस ऑफ के एल प्लस mg, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ प्रूव भी किया था थोड़ी देर पहले, और वो क्या प्रूव किया था, देखिए फ्रेंड्स, mg इज इक्वल टू के एल, है ना। इस वैल्यू को आप चाहें तो इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम यूज करेंगे यहाँ पर आकर के। तो जब यहाँ पर हम इक्वेशन 3 को यूज करेंगे यानी mg इज इक्वल टू के एल, ये मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों, तो mg की जगह अगर हम के एल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस के एल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के वाई। और वाई क्या है, वाई है जो हमने बी इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी मानी है, बी से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वाई, है ना। बी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वाई, तो इसलिए बी के दोनों तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। और फ्रेंड्स, अभी पिछले जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग वाले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उससे अब हम प्रूव करेंगे कि यहीं से कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और याद होगा आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमें ये प्रूव करना पड़ता है, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल फोर्स लग रहा है एफ डबल डैश, है ना। और सोचिए अब आपने क्या किया कि इस पोजीशन पे हमें एफ डबल डैश फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ, यानी ऊपर की तरफ लग रहा है। और इस फोर्स की वजह से मान लीजिए एक्सीलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ इस पे, ब्लॉक का मास तो पहले से आपको पता है m, तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए। अगर हम ये कंडीशन यहाँ यूज करें तो यहाँ फोर्स कितना है, F डबल डैश, है ना। F डबल डैश इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप इक्वेशन 4 लिख लें, इसको इक्वेशन 5 लिख लें, तो 4 और 5 को अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इनके इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इनके इक्वल हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड अगर इनके इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। ओके, समझ के इतना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू y। अच्छा, m भी कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट, इसका मतलब ये रिलेशन आपको क्या शो करता है, ये शो करता है a प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यही तो हमें प्रूव करना था, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो स्प्रिंग का मोशन हो रहा है, यानी ये जो इस b पोजीशन के दोनों तरफ ऊपर नीचे जो मोशन कर रहा है वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आते ही प्रूव हो गया कि स्प्रिंग का ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति है। अब अगर आपको इतना ही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है तो आपने आंसर दिखा दिया। लेकिन अगर आपसे ये कहा गया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो स्प्रिंग का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसके लिए टाइम पीरियड निकालिए, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑब्जेक्ट करता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका अलग से मैंने पूरा वीडियो दे रखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए एक जनरल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। तो वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, है ना, विस्थापन बटा त्वरण। तो अगर हम इस रिलेशन को यूज करें, है ना, और चूंकि टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल टाइम होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो हम टाइम पीरियड के केस में इस माइनस को यहां से इग्नोर कर देंगे, है ना, जैसा हमने हॉरिजॉन्टल वाले स्प्रिंग के केस में भी किया था। तो अगर ऐसा हम करें तो यहां से डिस्प्लेसमेंट यानी y अपॉन एक्सीलरेशन, ठीक है, सिर्फ साइड चेंज करना है ना, इस a को इस साइड ले जाना है, रिमेनिंग टर्म को दूसरे साइड ले जाना है हमें। तो साइड चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m अपॉन k। ओके, तो यहाँ टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। तो देखिए फॉर्मूला सेम आया, जो आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के केस में आया था, बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में
लास्ट जो रिजल्ट है वो सेम आता है, यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के पर, और जो ब्लॉक आपने लटकाया है उसके मास m पर डिपेंड करता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ यहाँ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, तो देखिए कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़िए जरा सा, क्या कहता है ये, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 50 न्यूटन पर मीटर, है ना। फोर्स कांस्टेंट यानी वही स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम लोग कह रहे थे, यानी इन्होंने क्या किया, के आपको दे दिया है, के कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर। ओके, देन ये क्या कह रहे हैं, अ वेट ऑफ 20 ग्राम इज सस्पेंडेड, है ना। जो ब्लॉक हम लगा रहे हैं तो ग्राम में लिखा है, वेट भले ही कह रहा है पर ग्राम में, इसका मतलब हमें मास मिल रहा है सीधे सीधे, यानी ये हमें वो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो दे रहा है, कितना दे रहा है, 20 ग्राम दे रहा है, ठीक है। इज सस्पेंडेड टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। यानी आपको क्या दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, बल नियतांक आपको बताया गया है स्प्रिंग का, वेट दिया गया है ग्राम में, मतलब इसका मास द्रव्यमान दिया हुआ है, और आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, आपको आवृत्ति बतानी है। तो कोई बात नहीं, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा इसमें, है ना। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट k आपको गिवन है, मास m आपको गिवन है, तो हम T निकाल सकते हैं इससे, 2 नंबर ही है, पाई आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे, m सब्स्टिट्यूट करें और k सब्स्टिट्यूट करें, पर सब्स्टिट्यूशन से पहले, है ना। अच्छा, t हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 बटा आवर्तकाल करोगे तो आपको आवृत्ति मिल जाती है। तो t का फॉर्मूला हमें पता है, t निकाल करके 1 अपॉन टी कर देंगे तो n निकल जाएगा। पर निकालते समय न्यूमेरिकल में सबसे ध्यान रखने वाली चीज क्या होती है कि यूनिट हर जगह सेम एक ही सिस्टम में होना चाहिए। तो ये अगर SI सिस्टम में है, न्यूटन पर मीटर है ना, देखते ही आप समझ गए, तो ये भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, है ना, MKS सिस्टम में यानी किलोग्राम में। तो सबसे पहले इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर m की वैल्यू और k की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर दीजिए, t आ जाएगा, और t का 1 अपॉन टी कर दीजिए तो आपको n मिल जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और इस तरह से आप इसको पूरा सॉल्व करके लास्ट रिजल्ट तक आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हमने कुछ न्यूमेरिकल करने सीखे, और हमने क्या देखा, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारी स्प्रिंग ऑसिलेशन करती है तो उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये प्रूव करना सीखा, और उसके लिए भी टाइम पीरियड निकाला हमने, उसका फॉर्मूला डिराइव किया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे के वीडियोस में बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।